हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोवर एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो आज की वीडियो में क्या स्पेशल है वो सबसे पहले तो वो बता दूंगा आपको। तो ये आप जो बुक देख रहे हो, समग्र खनन विधान जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बुक है कंपोजिट माइनिंग लेजिस्लेशन, ये पार्ट 1 है। ये किसका? जयंत कुमार जायसवाल का है, ठीक है। इनकी बुक है ये और ये पार्ट 1 है, राइट। तो हम पार्ट 1 में इसमें आप देखोगे सेट दिया हुआ है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तो उस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो बुक है, तो बुक्स तो कवर करना ही है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आपका काम थोड़ा सा इजी कर देती हूँ और हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, सारा सेट देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला सेट हो जाएगा। आप वीडियो को देखो, समझ में जहाँ नहीं आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका इजीली कवर हो जाएगा सारा चीज़ें, ठीक है। तो ये सेट 1 है, माइंस लेजिस्लेशन, बेसिकली जयंत कुमार जायसवाल का ऑब्जेक्टिव बुक है, ओके। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे सेट 1 में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका सारा कुछ कवर होगा इसमें, लाइक आपका माइंस एक्ट, माइंस रूल, आपका CEA जो हो गया आपका, ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, ये हो गया 2010। तो ये सारे जो लेजिस्लेशन के पार्ट है वो इसमें आ जाएगा। तो इसका आंसर की आपको मिल जाएगा नीचे में, आप जब स्क्रॉल करूँ सबसे लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हम इसको देखेंगे, रेफरेंस आपको मिल जाएगा वहाँ पे आंसर की में। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर जो है वीडियो को देखिए और जहाँ नहीं समझ में आता है यू कैन आस्क फ्री, ओके। चलो तो फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सुरक्षा दीप, दैट इज सेफ्टी लैम्प या विद्युत टॉर्च। सेफ्टी लैम्प या फिर इलेक्ट्रिक टॉर्च का अनुमोदन किसके द्वारा दिया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ आपको, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, केंद्र सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं, ओके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो जो आपका सेफ्टी लैम्प या जो इलेक्ट्रिक टॉर्च होता है उसका अनुमोदन चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा दिया जाता है, ओके। अब ये मिलेगा कहाँ पे आपको, रेफरेंस कहाँ मिलेगा इसका? आपको जाना है CMR 2017। देखो भाई ये जब आप वीडियो देखो ना, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको कि आपका माइंस एक्ट, माइंस रूल, CMR ये सब लेके बैठना पास में, ठीक है, ताकि आप रेफरेंस मिलाना हो आपको तो आप फटाक से चेक करके मिला सको। तो CMR में 2017 जो है आपका CMR, उसमें रेगुलेशन नंबर 2 का D देखेंगे आप, ठीक है। तो इसमें सब रेगुलेशन 2 का आप देखो D ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेफ्टी लैम्प या फिर इलेक्ट्रिक टॉर्च जो भी मैन्युफैक्चर किया जाए किसी फर्म के द्वारा या किसी भी टाइप का होगा, तो वो चीफ इंस्पेक्टर जो है वो एक टाइम टू टाइम जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर पास करके निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से समझ में आपको, इसी तरीके से हम सारा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ओके। आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आपका जो डाउट है वो भी क्लियर होता जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। यदि कोई खान प्राकृतिक रूप से समर्थित यानी कि नेचुरली वेंटिलेटेड है तो पूरा खान या उसका कोई भाग संवातन प्रभाग यानी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। तो ये और पूछ रहा आपसे कि अगर कोई खान नेचुरली वेंटिलेटेड है तो पूरा खान या उसका कोई भाग वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। ट्रू है कि फॉल्स है? तो भाई इसका राइट आंसर आपको कहाँ मिलेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। ये इसकी सच है, सही बात है कि वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई खान प्राकृतिक रूप से नेचुरली पूरा वेंटिलेटेड है तो पूरा खान या फिर कोई भी जो भाग है वो वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा, बिल्कुल सही है। इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा आपको? इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा CMR 2017 के रेगुलेशन नंबर 2 के ZZK में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है जरा एक बार फिर पढ़ लेते हैं। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखा हुआ है, मीन्स वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट मीन्स such part of a mine below ground as has an independent intake airway commencing from a main intake airway या फिर and an independent return airway terminating at a main return airway। लिखा हुआ है कि in the case of a mine or part thereof which is ventilated by a natural means the whole mine or part that's called ventilating district, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखो। रिपोर्टेबल चोट यानी कि लिखा है रिपोर्टेबल इंजरी का रिकॉर्ड रखा जाने वाले फॉर्म J किसके पास भेजा है? किसके पास भेजते हैं, क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। तो रिपोर्टेबल इंजरी सबको पता होगा। अभी रिपोर्टेबल इंजरी सबको पता होता है कि भाई कोई भी इंजर्ड पर्सन अगर अपने कार्यस्थल से 72 घंटे या उससे ज्यादा के लिए एब्सेंट है तो उसको हम रिपोर्टेबल इंजरी कंसिडर्ड करते हैं, ठीक है। और माइनर इंजरी क्या होता है कि अगर कोई इंजर्ड पर्सन अपने कार्यस्थल से 24 घंटे या उससे ज्यादा, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस तरीके के इंजरी को हम माइनर इंजरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिपोर्टेबल इंजरी का रिकॉर्ड रखा जाने वाले फॉर्म J किसके पास भेजते हैं?
CI रीजनल इंस्पेक्टर, संबंधित खान का इंस्पेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संबंधित खान का इंस्पेक्टर। ठीक है, तो उसको जो है ये भेजा जाता है रिकॉर्ड। ओके, हाँ, तो इसका रेफरेंस आपको कहाँ मिल जाएगा, रूल नंबर 76 के 1 में आपको मिल जाएगा, माइंस रूल 1955 के अंडर। ठीक है, ठीक है, तो रूल 76 के 1 में आपको देखना क्या मिलेगा। देखो 76 में क्या दिया हुआ है, रजिस्टर्स ऑफ रिपोर्टेबल एंड माइनर एक्सीडेंट्स। ठीक है, क्या लिखा, द रजिस्टर रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट शैल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म J। ठीक है, एंड ए कॉपी देयरऑफ शैल बी सेंट टू द कंसर्न्ड इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, संबंधित खान का इंस्पेक्टर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एज पर द माइंस रूल 1955 व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कैंटीन मैनेजिंग कमेटी। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि देखो माइंस रूल 1955 के तहत जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का, ठीक है, उसका टर्म ऑफ ऑफिस पूछ रहा है कि कितना साल है, कितना साल रहता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 6 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 साल। ठीक है, माइंस रूल 1955 के अकॉर्डिंग जो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्ट होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, माइंस रेस्क्यू स्टेशन के अपरीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है माइंस रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट के पद ग्रहण एवं पद मुक्ति की सूचना किस फॉर्म में भेजी जाएगी। ओके, तो मतलब यहाँ पे माइंस रेस्क्यू स्टेशन यानी कि माइंस रेस्क्यू रूल का क्वेश्चन है ये, माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि जो सुपरिटेंडेंट होता है उसका जो पद ग्रहण एवं पद मुक्ति की सूचना किस फॉर्म में भेजी जाती है या जाएगी। तो फॉर्म 1 में, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 इसमें भेजी जाएगी। भाई देखो फॉर्म 1 में भेजी जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा, इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा चैप्टर 2 में। आप जाओगे माइंस रेस्क्यू रूल की, चैप्टर 2 में आपको रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका रूल 3 के सब रूल 4 में आप देखो आपको मिलेगा कि द ऑनर शैल विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ चार्ज बाय द सुपरिटेंडेंट इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर एंड द इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ द रीजन वेयर द माइन इज सिचुएटेड इन फॉर्म 1। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्म 1 मेंशन है, तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो ये आप देख लेना वहाँ पे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किसी विद्युत या सब स्टेशन या 650 वोल्ट से अधिक की विद्युत आपूर्ति लाइन के कितने मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का विस्फोटक या फिर ब्लास्टिंग प्रतिबंध है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो कोई भी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन या फिर 650 वोल्ट से अधिक की इलेक्ट्रिक आपूर्ति लाइन है, तो उसके कितने मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, या फिर प्रतिबंधित है। 500 मीटर, 300 मीटर, 800 मीटर या फिर 100 मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर आपको याद रखना है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा CEAR 2010। इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 में आप जाएंगे, रेगुलेशन है ना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको रेगुलेशन नंबर कितने पे जाना है, रेगुलेशन 65 के सब रेगुलेशन 2 पे जाना है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको रेफरेंस मिल गया रेगुलेशन 65 के सब रेगुलेशन 2 में। आप देखोगे आपको मिल जाएगा वहाँ पे कि 300 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का ब्लास्टिंग नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका सब स्टेशन या 650 वोल्ट से अधिक की वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइन वहाँ पे बिछी हुई है तो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है खदान के प्रत्येक कार्यस्थल पर जहाँ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराना आवश्यक है, प्रति व्यक्ति कम से कम कितना लीटर पेयजल की आपूर्ति प्रत्येक पाली में की जाएगी। तो 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, इसको आई थिंक सबको पता होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 लीटर। ठीक है, जहाँ भी ड्रिंकिंग वाटर जहाँ पे उपलब्ध कराना है तो प्रति व्यक्ति कम से कम 2 लीटर का पेयजल वहाँ पे उनको प्रत्येक पाली में प्रोवाइड करना होगा। 2 लीटर आपको याद रखना। ये कहाँ मिलेगा आपको, इसका रेफरेंस देख लीजिए। इसका रेफरेंस मिलेगा आपको माइंस रूल 1955 के। ठीक है, माइंस रूल 1955 के रूल नंबर 30 में आपको मिल जाएगा। इसको आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार खदान में नियोजित व्यक्तियों को मादक पदार्थ या फिर इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक और ड्रग का सेवन करने या साथ रखने की मनाही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो इन 4 नियम के अनुसार, तो यह बोल रहा है कि इस 4 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इन 4 नियम के अनुसार खदान में लिखा है कि जो भी व्यक्ति है वहाँ पे, जो भी वर्कर है,
तो अगर वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक या फिर ड्रग का सेवन करते हैं या साथ में रखते हैं तो उसकी मनाही है। तो किसके तहत ये बताया गया? माइंस एक्ट 1992 के सेक्शन 81 में, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 172 में, या फिर CMR 2017 के रेगुलेशन 40 में, या फिर माइंस 1995 के रूल 81 के अनुसार। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माइंस रूल 1985 के रूल 81 में ये चीज बताया गया है कि इसकी मनाही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, माइंस रेस्क्यू रूल, यानी कि ये 1985 का क्वेश्चन है। माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के अनुसार लिखा है, किस शेड्यूल में सभी श्वसन यंत्र तथा ब्रीदिंग अपैरेटस एंड फ्लोमीटर को जांच करने की विधि बताई गई है? तो किस शेड्यूल में ये बताया गया है कि भाई जो ब्रीदिंग अपैरेटस है, फ्लोमीटर है, उनको जांच करने की विधि इसमें बताई गई है? तो किस शेड्यूल में ये बताया गया? शेड्यूल 2nd, 3rd, 4th या फिर 5th। ठीक है, तो इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहाँ पे मिलेगा आपको? रेस्क्यू रूल 1985 ओपन करो, आपको जाना है रेस्क्यू रूल 1985 रूल नंबर 11। ठीक है, रूल नंबर 11 चेक करो, आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेड्यूल 4th में जो है ये चीज बताई गई है। ठीक है, शेड्यूल 4th आपको याद रखना है। तो यहाँ पे रूल नंबर 11 के सब रूल 6 में आप देखोगे रेस्क्यू रूल 1985 के, तो आपको मिल जाएगा शेड्यूल 4 में ब्रीदिंग अपैरेटस और फ्लोमीटर की जांच करने की विधि यहाँ पे बताई गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बाय whom will the notice of appointment and resignation of mine agent be signed? तो यहाँ पे लिखा किनके द्वारा जो इनका माइन एजेंट का रेजिग्नेशन या अपॉइंटमेंट है उसको साइन किया जाता है? ऑनर, एजेंट, जनरल मैनेजर या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनर। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? रेगुलेशन नंबर 7, CMR के रेगुलेशन नंबर 7 के सब रेगुलेशन 4 में आपको देखने को मिलेगा। क्या लिखा है वहाँ पे? तो पहली बात तो ये है कि रेगुलेशन नंबर 7 में है क्या? तो नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट या फिर मैनेजर ETC दिया हुआ है। 4th में दिया हुआ सब रेगुलेशन 4 में दिया है, द ऑनर ऑफ माइन शैल सबमिट इन राइटिंग टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड द रीजनल इंस्पेक्टर अ स्टेटमेंट शोइंग द नेम and designation of every person authorized to act on behalf of the owner in respect of management, control, supervision और direction of the mine। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ऑनर जो है ये साइन करेगा। ठीक है, तो जो भी माइन एजेंट है उसका अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन वो साइन किया जाए किसके द्वारा? ऑनर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। देखो, यदि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा खनन प्रक्रियाओं से संबंधित नोटिफाइड डिजीज से ग्रसित पाता है और यदि वह व्यक्ति खदान में नियोजित है या रह रहा है तो चिकित्सक इसकी लिखित सूचना किसके पास अभिलंब भेजेगा? ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, तो वो जब एग्जामिनेशन करने आता है तो उस दौरान अगर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जो भी नोटिफाइड डिजीज यहाँ पे बताया गया है तो उनसे अगर ग्रसित पाता है तो वो जो व्यक्ति खदान में नियोजित है या रह रहा है तो उसकी लिखित सूचना किसके पास, जो चिकित्सक है उसकी लिखित सूचना किसके पास भेजेगा? सर्टिफाइंग सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर या फिर एजेंट। किसके पास भेजेगा भाई? वो भेजेगा चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजेगा। ठीक है, अब इसका जो है आपको रेफरेंस कहाँ मिलेगा? ठीक है, इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा कहाँ पे? माइंस एक्ट 1952 के में आप ओपन करोगे, आपको जाना है सेक्शन नंबर 25 के सब सेक्शन 2 में। ठीक है, तो आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा, तो चीफ इंस्पेक्टर को भेजेगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। माइन मैनेजर अपना पद त्याग करने के लिए कितने दिन पहले इसकी सूचना मालिक एजेंट को देगा? तो यहाँ पे लिखा माइन मैनेजर अपना पद त्याग करना है उसको, ठीक है, तो कितने दिन पहले, कितने दिन के भीतर इसकी सूचना एजेंट को देगा? 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे, रेफरेंस कहाँ मिलेगा आपको? CMR ओपन करो। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 27 के सब रेगुलेशन 8 में आपको जाना है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा है कि नो मैनेजर शैल वैकेट हिज ऑफिस विदाउट गिविंग ड्यू नोटिस इन राइटिंग टू द ऑनर और एजेंट एट लीस्ट 30 डेज बिफोर द डे ऑन विच ही विशेस टू वैकेट हिज ऑफिस। ठीक है, तो इसको याद रखना है, 30 दिन के पहले इसको ये सूचना जो है एजेंट को देना होता है। ओके, चलो ये समझ में आ गया। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। खदान के बेंचमार्क के लिए कितनी अधिकतम लेवल की त्रुटि या फिर मैक्सिमम परमिसिबल लेवल एरर है? ठीक है, तो यहाँ बोलता है खदान का जो बेंचमार्क होता है उसके लिए कितनी अधिकतम मैक्सिमम परमिसिबल लेवल एरर बताई गई है, अनुमत है। मतलब 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर पर किलोमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर पर किलोमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ओके,
हाँ, तो ये आपको ये बेसिकली सर्कुलर का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ठीक है, ये सर्कुलर में मिल जाएगा आपको। सर्कुलर में आपको जाना है, सर्कुलर कौन सा ओपन, सर्कुलर 42 1967 का वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख लेना एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्षैतिज से उस मैक्सिमम एंगल को क्या कहा जाता है जिस पर ढेर लगाई हुई ढीली सामग्री दैट इज लूज मटेरियल्स अपने जगह बिना लुढ़ के बने रहे। ठीक है, तो यहाँ बोलता है कि देखो क्षैतिज से उस मैक्सिमम एंगल को क्या कहा जाता है जिस पर ढेर लगी हुई लूज मटेरियल्स अपनी जगह पर बिना लुढ़ के बना रहे। तो फ्रीड एंगल, एंगल ऑफ ड्रॉ, एंगल ऑफ हेड या फिर एंगल ऑफ रिपोज, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये काफी बार क्वेश्चन में आया है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको कई जगह मिल जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर रहे हो तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन 15 पे। What was the maximum speed of rope at the time of man winding in a sinking shaft with a depth of 150 मीटर। तो अब बोलता है कि जो मैक्सिमम स्पीड होता है रोप का जब मैन वाइंडिंग करते हैं हम सिंकिंग शाफ्ट में 150 मीटर की गहराई पे, तो जो मैक्सिमम स्पीड होता है रोप का तो वो क्या कितना होता है, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड या फिर 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आपको देखना है अपेंडिक्स 5। ठीक है, अपेंडिक्स 5 देखना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स 5 में आप जो है इसको चेक करोगे, आपको यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एट व्हाट टाइम इंटरवल विल द एनीलिंग एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर ऑफ द ट्रॉली बी डन। तो यहाँ बोलता है कितने टाइम इंटरवल पे जो आपका सस्पेंशन गियर होता है ट्रॉली का, उसका जितने भी पार्ट्स है उसका एनीलिंग या फिर हीट ट्रीटमेंट होता है, कितने इंटरवल पे, 6 साल पे, 6 मंथ पे, 1 साल पे या फिर 2 साल पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, 6 मंथ पे होता है। ठीक, ये कहाँ मिलेगा आपको, CFR रेगुलेशन नंबर 86 पे जाइए, सब रेगुलेशन 4 पे, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, एक बार जरा इसको रीड आउट कर देती हूँ मैं, क्या दिया हुआ वहाँ पे। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 86 में क्या दिया हुआ है, सस्पेंशन गियर दिया हुआ है। ठीक है, इसके सब रेगुलेशन 4 पे जाओ, वहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, पढ़ो। हमको लग रहा है कि 5वीं लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, all cage chains in general use and all other parts of suspension gear between the rope and the cage or means of convenience including the detaching hook shall be taken apart, cleaned and carefully examined as to wear and tear and for rust and cracks once at least in every 6 month। ठीक है, क्या लिखा है, और at least in every 6 month or if necessary at short interval and various parts shall be annealed or given other proper heat treatment। ठीक है, before being refitted। तो इस ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें रेफरेंस समझ में आ गया। तो 6 महीने टाइम टेबल पे 6 महीने का समय लगता है, तो 6 महीने के भीतर जो है हमें ये सस्पेंशन गियर का जो भी पार्ट्स है उसको हम हीट ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। ठीक है, करवाते हैं इसको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक या अन्य कारगर साधन से पहले सेट ऑफ टब्स की लंबाई से अधिक दूरी पर कम से कम रनवे स्विच या अन्य कारगर साधन लगाए जाएंगे, परंतु यह दूरी लूज की लंबाई से कितने मीटर से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि परंतु यह दूरी टब्स की लंबाई से कितने मीटर से अधिक नहीं होगी, 10 मीटर, 9 मीटर, 14 मीटर या फिर 12 मीटर। ठीक है, तो 17 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक, यहाँ पे लिख दो 10 मीटर। ओके, कहाँ मिलेगा ये आपको, रेगुलेशन नंबर 92 के 4B सब रेगुलेशन में आप इसको देखोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। राइट, तो हमको पता है कि भाई 92 में क्या दिया हुआ है, हॉलेज रोडवेज दिया है। ठीक है, 92 में क्या दिया है, हॉलेज रोडवेज। ठीक है, तो 4 के सब रेगुलेशन B में देखना है आपको। तो पहले बात तो कि सब रेगुलेशन 4 में क्या दिया हुआ है ये समझना जरूरी है। Where haulage is effected by one or more ropes, they shall be provided and maintain at least one runway switch or other effective contrivance below the first stop block or other effective contrivance at a distance greater than the length of a set or train of tubs। उसी के ठीक नीचे लिखा है provided that such distance shall not exceed the length of a set or train of tubs by more than 10 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें रेफरेंस समझ में आ गया कि भाई हॉलेज चैप्टर 9 में आपका हॉलेज दिया है, 92 में आपका हॉलेज रोडवेज है रेगुलेशन नंबर, तो उसको आपको 4 की B में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। एक निश्चित धार या फिर ग्रेडियंट से अधिक होने पर कोई भी टब जोर से या चेन से ना जुड़ा हो, बिना स्प्रैग या अन्य उचित साधन का उपयोग किए बिना अनियंत्रित नहीं छोड़ा जाएगा। यह ढाल कितना है, 1/40, 1/15, 1/10, 1/20।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 in 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, रेगुलेशन नंबर 94 के। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 94 पे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, टर्म्स एंड देयर मूवमेंट। ठीक है, टर्म्स एंड देयर मूवमेंट आपको मिलेगा 94 में, रेगुलेशन नंबर 94। तो सब रेगुलेशन आपको किस में जाना है, सब रेगुलेशन नंबर 11, 94 के सब रेगुलेशन आप 11 पे जाओगे, आपको क्या मिलेगा कि एवरी टर्म्स व्हाइल स्टैंडिंग ऑन अ ट्रैक having a gradient of more than 1 in 20 shall, unless held effectively by brakes or secure coupled to a haulage rope or locomotive, be effective block, chain or otherwise secured। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 देखो, इफ एन एक्सीडेंट occurs in the mine premises during the use of electrical energy in which there is no loss of life, to whom will its information be sent apart from the official of the Director General of Mine Safety। तो क्वेश्चन में बोलता है कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, माइंस में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करते समय, ठीक है, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी लाइफ का लॉस नहीं होता है, हानि नहीं होता है, लेकिन जो डीजीएमएस के ऑफिशियल्स हैं उनको छोड़ के ये इन्फॉर्मेशन किसको भेजी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, लेबर वेलफेयर कमिश्नर को, या फिर लोकल पुलिस को, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, ये कहाँ मिलेगा आपको, सर्कुलर में आप जाओगे, सर्कुलर में क्वेश्चन है ये, तो ये आपको 2012 सर्कुलर में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार मैच कर लेना। ओके, क्वेश्चन में 20 देखो, क्वेश्चन में 20 कहता है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन एंड पावर जनरेशन प्लांट्स कॉल्ड। तो यहाँ बोलता है कि एक सिस्टम है इंटरकनेक्टेड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का, सब स्टेशन का, पावर जनरेशन प्लांट्स का, इनको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, हाई वोल्टेज लाइन, पावर ग्रिड, या फिर पावर सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका ग्रिड हो जाएगा। ओके, ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी आप ओपन करोगे, आपको सेक्शन नंबर 2 के 32 में आपको ये मिलेगा। ठीक है, फीस को हम ग्रिड बोलते हैं, राइट। इंटरकनेक्टेड जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रिड। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कितने से कम हार्ड कवर होने पर खान सुरक्षा महानिदेशालय साधारणतः डेवलपमेंट या डीपिलरिंग की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो कितने से कम हार्ड कवर होने पर, तो 7.5 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 मीटर। ठीक है, तो मतलब इतने से कम अगर हार्ड कवर है तो खाद्य सुरक्षा महानिदेशालय डेवलपमेंट या डीपिलरिंग की अनुमति नहीं देती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप क्विज में भी किए होगे अपने चैनल पे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर लो। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में आपका टेक्निकल और इवनिंग में आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन का क्विज चलता है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे इसको करो। ठीक है, तो ये वहाँ पे क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा याद आया तो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन जो है बूस्ट करेगा, तो वो आप उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, फटाफट ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। चलो क्वेश्चन 22 देखो, अंडर हुज डायरेक्शन सुपरविजन विल द एक्यूरेट टेस्टिंग ऑफ रूफ बोल्ट बी डन। तो बोलता है किसके डायरेक्ट सुपरविजन में ये जो आपका एक्यूरेट टेस्टिंग होता है रूफ बोल्ट का, वो किया जाता है, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, या फिर मैनेजर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर जो होता है इसके सुपरविजन, इसके डायरेक्ट सुपरविजन में जो है ये टेस्टिंग की जाती है रूफ बोल्ट की। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा, ये आपका सर्कुलर का क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कुलर का क्वेश्चन ये मिलेगा आपको 3/1996। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, जब दो सीम एक दूसरे से 9 मीटर से कम की दूरी पर अवस्थित हैं, तब एक सीम के पिलर दूसरे सीम के पिलर के अबव और बिलो होंगे, लेकिन सीम का ढाल 36 से कितने डिग्री से अधिक होने पर ऐसा करना आवश्यक नहीं है। समझ में आया, तो यहाँ बोलता है कि तब एक सीम के पिलर दूसरे सीम के पिलर के वर्टिकली अबव और बिलो होंगे, लेकिन सीम का जो ढाल 36 से कितने डिग्री से अधिक होने पर ऐसा आवश्यक नहीं है, मतलब ऐसा करना आवश्यक नहीं है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 118 118 के सब रेगुलेशन 4 में। ठीक है, CMR के रेगुलेशन नंबर 118 पे आप जाओगे, आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक बार जरा इसको रीड आउट कर ही देते हैं। ठीक है, तो 118 में आपको मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 118 के मैंने आपको बोला कि सब रेगुलेशन 4 में देखना है आपको, तो वहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा
कि when two or more such seams or section are work in a mine, the pillars in one seam or section shall, as far as practicable, be vertically above or below the pillars in the other seam or section unless the strata are inclined in the angle of more than 30 degree from the horizontal. तो ये चीज वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा तो आप इसको कर ले जाओगे, राइट। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको बता दो, उसी के ठीक नीचे पॉइंट 5 देखो, वहां पे लिखा हुआ है द पार्टिंग लेफ्ट बिटवीन एनी टू सीम, ठीक, बोलता है जो पार्टिंग बच जाता है दो सीम के बीच में, ठीक है, या कोई सेक्शन की, तो वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, थिकनेस उसका 3 मीटर जो थिकनेस है उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एट एनी प्लेस। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग रेशियो इज ग्राहम रेशियो, बोलता है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा रेशियो ग्राहम रेशियो है। ये तो सबको पता होगा भाई, CO प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम या फिर CO2 प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम, CO प्रोड्यूस बाय CO2 कंज्यूम, ये सब रामायण कथा लिखा हुआ। आपके दिमाग में एक चीज फिट होना चाहिए और वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय O2 कंज्यूम, ठीक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ग्राहम रेशियो है ये, तो ग्राहम इंडेक्स क्या होता है, CO प्रोड्यूस्ड O2 कंज्यूम इनटू 100%, ठीक है, ये होता है बेसिकली, जिसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ग्राहम इंडेक्स को ही हम ग्राहम रेशियो बोलते हैं या फिर CO बाई O2 डेफिशिएंसी रेशियो भी इसको कहा जाता है, ठीक। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स, इससे हम क्या पता लगाते हैं, मतलब सीन ऑफ फायर एरिया जो है उसमें जो हीटिंग है, उसके अंदर जो हीटिंग हो रहा है उसका स्टेटस जानने के लिए हम ये इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO प्रोड्यूस एंड O2 कंज्यूम। ये मिलेगा कहाँ पे आपको, रेफरेंस क्या मिलेगा इसका, इसको आपको देखने को मिल जाएगा अपेंडिक्स आपको 12 में देखने को मिल जाएगा, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। खान के जिस जोन में इनकम्बस्टिबल डस्ट से कोयले की कोल डस्ट का उपचार किया जाता है उसमें पट्टी बनाकर यानी कि स्ट्रिप सैंपलिंग लिया जाता है। यह स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर से कम चौड़े नहीं होंगे तथा कम से कम कितने मीटर के समान दूरी पर होंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। 1 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर या फिर 5 मीटर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा आपको, इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 145 की सब रेगुलेशन 12 में, ठीक है। तो फटाक से जो हम 145 ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि भाई सही बता रहे हैं कि नहीं, ठीक है, कि पता चला कुछ बता दिए और आप मेरे को ये बोलोगे बाद में मैडम कुछ भी बता दे रही हैं आप, है ना। तो एक बार इसको जो है मैच भी करते जाएं। रेगुलेशन नंबर 145 फटाक से ओपन करेंगे और हम जाएंगे 145 ओपन करने के बाद हम जाएंगे सब रेगुलेशन 12 में। लिखा है वेयर जोन इज ट्रीटेड विद इनकम्बस्टिबल डस्ट द सैंपल शैल बी कलेक्टेड बाय अ मेथड ऑफ स्ट्रिप सैम्पलिंग द स्ट्रिप बीइंग एज नियर एज possible of equal width of not less than 10 सेंटीमीटर and at uniform interval not exceeding 5 मीटर, ठीक है, not exceeding 5 मीटर। तो ये हो गया आपके सेट 1 के क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर के दिया हुआ है, इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा ये कि देखो इसमें जो है क्वेश्चन जो है वो 30-30 का सेट दिया गया है, लेकिन आपको 25 बताया क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, वो हम मैनेज कर लेंगे। आपको ये सेट 1 है, इसी तरीके से हम जो है सेट इसमें दिए हुए हैं। तो अगर मैं देखूँ तो कितने सेट इसमें दिए गए हैं, तो एक बार हाँ सेट 28 सेट यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब आपका जो पार्ट है ना, यानी कि ये जो आपका जयंत कुमार जायसवाल का ये बुक जो है ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में ही आपको 28 सेट दिए हुए हैं। तो चलाते हैं इसको, देखते जाओ, आपका भी जो है रिकवर होते जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बुक लेंगे जो इतने ही यहाँ पे देख लो तो इजी है। और अगर आप चाहते हो कि बुक लेना है तो बुक भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन मैं सोच रही थी कि जो लोग नहीं परचेस कर पाते हैं उन लोग के लिए काफ़ी ये ईजी हो जाएगा, इससे थोड़ा समझ लेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये हो गया आज का। इस तरीके से हम मिलेंगे सेट 2 में नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप ऐप जब डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, वहाँ पे जो APPSC का बैच चल रहा है प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो फ्रेशर है जिनको ओवरमैन और माइनिंग से दार की तैयारी करनी है वो भी वहाँ पे बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।